हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर 2 जिसका नाम है फेस द प्रॉब्लम, इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो होता है वर्ड पावर का, और यहाँ पे वर्ड पावर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट मीनिंग्स इन कॉलम बी। यानी कि यहाँ पे हमको कॉलम ए और कॉलम बी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम ए है और एक कॉलम बी दिया गया है। तो यहाँ पे जो कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए, जो शब्द दिए गए, इनको हमको मैच करना है, यानी कि मैच द कॉलम करना है। और जो कॉलम बी है उसमें इनके करेक्ट यानी कि सही जो मीनिंग है वो लिखे हैं, तो उनके साथ ही हमको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए वन बाय वन इनको हम समझते हैं। तो यहाँ पे ए में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या है, ह्यूमिड। अभी जो ह्यूमिड होता है, इस ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, नमी। ठीक है, जो मौसम होता है इस मौसम में जो नमी होती है, ठीक है, या उमस वाला मौसम बोलते हैं, ये होता है ह्यूमिड। अब जब उमस होती है तो उस समय मौसम में क्या फील होता है हमको, वार्म। वार्म यानी कि गर्म। ठीक है, वार्म यानी क्या होता है, गर्म फील होता है। और डैम्प, डैम्प मतलब चिपचिपापन, है ना, यानी कि जो मौसम में नमी होती है उसको बोला गया डैम्प। तो गर्मी और नरमी जब दोनों हमको फील होती है तो इसको बोलते हैं ह्यूमिड। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ए है इसको हम 4 ऑप्शन से मैच करेंगे। या फिर देखिए आप ये आंसर में सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जो ह्यूमिड है इसको हम मैच करेंगे किससे, वार्म एंड डैम्प से। क्योंकि ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, उमस या नमी वाला जो मौसम होता है। ठीक है, तो वार्म एंड डैम्प, वार्म यानी कि गर्म या गर्मी, और डैम्प यानी कि चिपचिपा होना या फिर नमी महसूस होना। ठीक है, अब देखिए बी में क्या है, चैटरिंग। अभी चैटरिंग क्या होता है, मंकी यानी कि जो बंदर होते हैं, ठीक है, वो एक साउंड निकालते हैं, और मेड यानी कि बनाना या करना। तो साउंड मेड यानी कि आवाज़ करते हैं कौन, मंकी लोग। तो उनकी आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, चैटरिंग। इसलिए हम चैटरिंग को मैच कर देंगे साउंड मेड बाय मंकीज, यानी कि मंकी जो आवाज़ करते हैं उसको हम चैटरिंग बोलते हैं। यहाँ पे आंसर में भी चैटरिंग को हमने इसके सामने लिखे, देखिए साउंड मेड बाय मंकीज। क्लियर है। अब इसके ऑप्शन सी में देखिए डिवोटी। डिवोटी का मतलब क्या होता है, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, जो कि भगवान की पूजा पाठ करता है। अब ऑप्शन 2 में देखिए क्या है, वेरी रिलीजियस पर्सन। वेरी यानी कि बहुत ज़्यादा, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, धार्मिक यानी कि जो भगवान की पूजा पाठ करता है ऐसा पर्सन, पर्सन यानी कि इंसान। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा धार्मिक पर्सन यानी कि इंसान, यानी कि जो बहुत ज़्यादा धर्म को मानता है, पूजा पाठ करता है, ऐसे इंसान को हम डिवोटी यानी कि भक्त कहते हैं। तो देखिए आंसर में डिवोटी के सामने क्या लिखा है, वेरी रिलीजियस पर्सन। क्लियर है। अब इसके बाद वाले में देखिए क्या लिखा है, स्नैच। स्नैच यानी वैसे क्या होता है कि कोई चीज़ को लेकर के, छीन करके और भागना। ठीक है, स्नैच यानी कि छीन करके भागना, यहाँ बेसिकली छीनना बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या है, टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, यानी इसका मतलब क्या हुआ, फोर्सफुली का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती। ठीक है, ज़बरदस्ती, समथिंग यानी कि कोई तो भी चीज़, कुछ चीज़ जो है वो हमने ज़बरदस्ती, टू टेक अवे, टेक अवे यानी कि ले लिए हैं। तो ज़बरदस्ती हमने कोई चीज़ ले ली है, मतलब कि हमने छीन लिए हैं, इसलिए इस स्नेच को ऑप्शन 1 से मैच करेंगे। और आंसर में देखिए स्नेच के सामने क्या लिखा हुआ है, टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीनना, उसी को बोलते हैं स्नैच। क्लियर है। अब ई ऑप्शन में देखिए पेस। पेस यानी क्या होता है, स्पीड से, तेज़ी से काम करना। पेस का मतलब ही होता है कि तेज़ी से काम करना या स्पीड से काम करना। और ऑप्शन 3 में देखिए क्या है, स्पीड है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसलिए इसको मैच कर देंगे। आंसर में देखिए पेस है, तो हमने इसके सामने लिख दिया स्पीड। क्लियर है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वही लिखा है कि आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी कि नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, दीज यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आपको आंसर लिखना है। अब इसका देखिए क्वेश्चन ए में क्या है, हु वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, यानी कि जो घाट होते हैं, घाट क्या होता है, मान लीजिए ये एक कुछ नदी बह रही है या फिर तालाब था, तो इसका जो ये किनारे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम बोलते हैं घाट। क्या बोलते हैं इसको, घाट, जहाँ पे लोग खड़े हो सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसे प्लेस को हम बोलते हैं घाट। ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से।
कि ये जो घाट्स होते हैं इसके अलोंग यानी कि इसके किनारों पे, तो घाट के किनारों पे हु यानी कौन, वॉकिंग यानी कि घूम रहा था, वॉक कर रहा, और वॉज यानी कि था। तो घाट के किनारे पे, ठीक है, अलोंग द घाट यानी कि घाट पर या फिर घाट के किनारे पर कौन वॉक कर रहा था। तो देखिए आंसर में क्या है, जो नरेंद्र था, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट, यानी कि जो नरेंद्र था वो इस घाट पर या इस घाट के किनारे पर क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था, चल रहा था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन बी को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड। इसका मतलब है हाउ यानी कैसे जो ये मंकीज थे यानी कि जो बंदर थे वो ऑन द घाट यानी कि इस घाट पर फीड यानी कि खाना खाते थे, यानी उनको खाना कैसे मिलता था, इन मंकीज को, इन बंदर को। अब देखिए आंसर में क्या बोला गया है, द मंकीज ऑन द घाट यानी कि जो मंकीज थे, जो बंदर थे जो कि इस घाट पर थे, वो फेड, फेड यानी कि खाते थे। तो ये जो फीड है ना, इसका पास्ट फॉर्म होता है फेड, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में डिड हो, तो डिड जब आता है तो इसको जब हटा देते हैं तो जो वर्ब होता है इसका सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, यानी कि तो इस फीड का सेकेंड फॉर्म होता है फेड, इसलिए फेड आ जाएगा, ठीक है। याद करना कि जब भी डिड हटता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, तो फीड का सेकेंड फॉर्म होता है फेड। वापस क्वेश्चन पे आते, तो ये जो मंकीज थे, जो बंदर थे जो कि घाट पर थे, वो फेड यानी कि खाना खाते थे। खाने में क्या खाते थे, द फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी कि फल खाते थे, और सीरियल्स, सीरियल्स यानी कि होता है अनाज, क्या होता है सीरियल्स यानी कि अनाज। अब ये अनाज और फ्रूट्स कौन लेके आता था, तो ब्रॉट यानी कि लेके आते थे, टू देम यानी कि उनके लिए, कौन लेके आते थे, बाय द डिवोटीज। डिवोटीज यानी क्या बताया था मैंने, भक्त, जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो जब वो मंदिर में आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो उसी समय वो इन बंदरों के लिए भी फ्रूट्स यानी कि फल और सीरियल्स यानी कि अनाज जो हम खाते हैं, ठीक है, तो वो सब ब्रॉट यानी कि लेकर के आते थे इन बंदरों के लिए जो कि इस घाट पर रहते थे। तो ये जो बंदर थे यही फेड यानी कि खाते थे, जो डिवोटीज जो हैं, जो भक्त है, वो उनके लिए लेके आते थे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर सी। इसमें बोला गया है वॉट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। इसका मतलब क्या है, वॉट यानी क्या, डिड यानी कि किया, किसने, नरेंद्र ने। तो नरेंद्र ने क्या किया, व्हेन यानी कि जब, जो ये मंकीज थे, जो ये बंदर थे, वो बंदर जब नरेंद्र को फॉलो हिम, फॉलो करना यानी कि पीछा करना, हिम यानी कि उसका, तो जब बंदर इस नरेंद्र का पीछा कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, तब नरेंद्र ने क्या किया, ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए आंसर में क्या बोला गया है, व्हेन द मंकीज फॉलोड नरेंद्र। व्हेन यानी कि जब, मंकीज यानी कि जो बंदर थे, वो फॉलोड यानी कि पीछा करते हैं किसका, नरेंद्र का, ठीक है। तो जब मंकी फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे नरेंद्र का, तो ही यानी कि वह यानी कौन, नरेंद्र। तो जो नरेंद्र है वो हीज पेस, पेस यानी कि स्पीड, जो उसके चलने की स्पीड थी वो उसको इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। यानी जैसे वो पहले पैदल चल रहा था, अब वो अपनी पैदल चलने की स्पीड को बढ़ा देता है, यानी कि चलने की स्पीड को बढ़ा देता है। एंड यानी कि और, फाइनली यानी कि आखिरकार वो क्या करता है, स्टार्टेड रनिंग। स्टार्टेड यानी कि शुरू कर देता है वो क्या करना, रनिंग यानी कि दौड़ना, तो दौड़ना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये जो बंदर थे, जब वो नरेंद्र को फॉलो कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, तो नरेंद्र जो है अपनी स्पीड चलने की जो पेस है उसको बढ़ा देते हैं, और आखिरकार वो दौड़ना शुरू करते हैं ताकि वो उन बंदरों से बच पाए। तो ये था क्वेश्चन सी। अब क्वेश्चन डी की बात करते हैं। हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। इसका मतलब क्या है, हु यानी कौन, आस्क्ड यानी कि बोलता है, नरेंद्र यानी कि नरेंद्र को, तो नरेंद्र को कौन बोलता है, टू फेस, टू फेस यानी कि सामना करो, टू फेस यानी कि सामना करो इन मंकीज का, बंदर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन नरेंद्र को बोलता है कि इन बंदरों का सामना करो, सामना करो मतलब इन बंदरों से डरो मत। तो कौन बोलता है, देखिए आंसर में क्या बोला गया है, द प्रीस्ट। प्रीस्ट यानी क्या होता है पता है आपको, पुजारी। पुजारी यानी कि जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उनको पुजारी बोलते हैं, या ब्राह्मण बोलो या साधु बोलो, आप जो भी बोल सकते हैं। तो प्रीस्ट यानी कि जो साधु होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो कि मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, है ना,
तो ये वो जो थे प्रीस्ट, ये आस्क्ड यानी कि बोलते हैं नरेंद्र को कि टू फेस यानी कि सामना करो इन बंदरों का। तो प्रीस्ट बोलते हैं, प्रीस्ट यानी कि पुजारी बोलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन ई में देखिए, वॉट मेड मंकीज रन अवे। इसका मतलब क्या है? वॉट यानी वैसे होता है क्या, लेकिन जब वॉट मेड आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जो मंकीज थे यानी कि जो बंदर थे वो रन अवे यानी कि भाग जाते हैं। रन अवे यानी क्या होता है? भाग जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जो बंदर हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं? तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। तो जो नरेंद्र है, ठीक है, नरेंद्र जिसका पीछा कर रहे थे बहुत सारे बंदर, उसने क्या किया, नरेंद्र ने पिक्ड अप यानी कि उठा लिया। पिक्ड अप यानी कि उठा लिया। क्या उठा लिया? द स्टिक, स्टिक यानी कि एक छड़ी या फिर डंडा, ठीक है। तो नरेंद्र ने एक डंडा उठा लिया और स्टेप्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ा, स्टेप्ड फॉरवर्ड यानी कि देखिए फॉरवर्ड यानी कि आगे, और स्टेप्ड फॉरवर्ड यानी कि अपना कदम आगे बढ़ाया, विथ अ किसके साथ? अ रेज्ड हैंड, रेज्ड यानी कि हाथ ऊपर उठा करके, डंडा हाथ में था और ऐसा ऊपर उठाया उनको मारने के लिए, ठीक है। तो क्या उठाया ऊपर? हाथ, और उस हाथ में क्या था? वो डंडा था, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ तक क्या हुआ इसको समझते हैं कि नरेंद्र ने उठा लिया एक डंडी या एक छड़ी और उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और साथ ही में उसने अपने हैंड को, अपने हाथ को रेज्ड यानी कि ऊपर उठाया। अब इससे क्या हुआ? कॉजिंग यानी कि इसके कारण क्या हुआ? कॉजिंग यानी कि कारण। तो इसके कारण क्या हुआ? जो मंकीज थे, जो बंदर थे, वो रन अवे यानी कि भाग गए, इन फियर, फियर यानी कि डर के कारण। तो बंदरों को डर क्या लगा कि उनको अभी डंडा पड़ने वाला है, डंडा मारेगा वो, इसलिए इस डर के कारण वो जो बंदर थे वहाँ से भाग गए। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन एफ में क्या बोला गया है, बाय वॉट नेम इज नरेंद्र नोन पॉपुलरली। यानी क्या है? बाय वॉट नेम यानी कि देखिए नाम, नेम यानी कि होता है नाम, और बाय वॉट नेम यानी कि किस नाम से, ठीक है, किस नाम से जो नरेंद्र था वो नोन यानी कि जाना जाता है, पॉपुलरली यानी कि फेमस। तो नरेंद्र किस नाम से जो कि बहुत फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, तो नरेंद्र किस नाम से फिर फेमस हो गया जिससे कि लोग उसको जानते थे, और नोन यानी कि होता है जाना, जाने लगा या जानना, ठीक है। तो नरेंद्र को अब किस नाम से लोग जानते थे? तो देखिए आंसर में क्या है, नरेंद्र इज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नरेंद्र था अब वो पॉपुलर यानी कि सब लोग उनको जानने लगे, तो जिससे कि वो पॉपुलर हो गए यानी कि फेमस हो गए, नोन यानी कि लोग जानने लगे, एज यानी कि जैसे कि क्या नाम था वो, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। आपने भी अपने लाइफ में कई बार नाम सुने होंगे कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही महान इंसान थे। तो ये वही नरेंद्र थे जो कि बाद में फेमस हो गए थे, किस नाम से? स्वामी विवेकानंद से। क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन एफ। अब बात करते हैं जी की, वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इसका मतलब क्या है? वॉट डू यानी कि क्या, यू यानी कि तुम, लर्न यानी कि सीखे, फ्रॉम यानी कि से, और स्टोरी यानी कि कहानी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टोरी थी, ये जो एक कहानी थी, इससे तुम क्या सीखे, इस कहानी से क्या सीखे? तो देखिए आंसर में क्या लिखा है, द स्टोरी टीचेज अस टू फेस अवर प्रॉब्लम्स। यानी कि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये टीचेस यानी कि सिखाती है, अस यानी कि हमको। तो ये कहानी हमको सिखाती है कि क्या सिखाती है? टू फेस, टू फेस यानी कि सामना करो, किसका? अवर प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, तो उनका सामना करो। एंड यानी कि और, नॉट टू ट्राई यानी कि ट्राई यानी कोशिश, नॉट यानी कि नहीं करो, टू रन अवे, रन अवे, रन अवे यानी भागने की। तो यानी कि भागने की कोशिश मत करो, फ्रॉम देम यानी कि इनसे, किनसे? जो तुम्हारी प्रॉब्लम से। वापस एक बार समझते हैं इसका मतलब कि ये जो कहानी है ये सिखाती है हमको कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उनका सामना करो, उनसे भागने की कोशिश मत करो, और हमेशा उनका सही तरीके से सामना करना चाहिए। तो ये था पहला क्वेश्चन ए वाला। अब बात करते हैं बी क्वेश्चन की। तो इस बी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी कि गिवन यानी कि दिए हुए हमको यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है।
अब उनमें से जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, वो हमको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन में क्या है, नरेंद्र वॉज ब्लैंक। तो इसका क्या मतलब हुआ, नरेंद्र यानी कि जो नरेंद्र वॉज यानी कि था और ब्लैंक, तो नरेंद्र था यानी कि क्या कर रहा था नरेंद्र, तो अभी हमने देखे थे ऑप्शन सी देखिए, वॉकिंग अलोंग द घाट, यानी कि घाट पर वो क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, या फिर घाट के किनारा जो होता है, नदी का किनारा, तो उस घाट पर वो वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉकिंग अलोंग द घाट। तो ब्लैंक में आ जाएगा कि जो नरेंद्र थे वो घाट पर चल रहे थे। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, द मंकीज वर नॉट ब्लैंक ऑन द घाट, यानी कि जो ये मंकीज थे, जो बंदर थे, वर यानी कि थे और नॉट यानी कि नहीं, तो बंदर क्या नहीं कर रहे थे, ऑन द घाट यानी कि इस घाट पर। तो बंदर लोग घाट पर क्या नहीं कर रहे थे, अच्छा पहले ऑप्शन को समझते हैं। जंपिंग यानी कि कूद रहे थे, ठीक है, स्लीपिंग यानी कि सो रहे थे, लीपिंग यानी भी एक तरह से उछलना होता है, और चैटरिंग यानी कि जो बंदर आवाज़ करते हैं उसको चैटरिंग बोलते हैं। तो देखिए जंपिंग भी कर रहे थे, लीपिंग यानी कि उछल भी रहे थे, चैटरिंग यानी कि आवाज़ भी कर रहे थे, पर क्या नहीं कर रहे थे, स्लीपिंग, वो सो नहीं रहे थे, वो जाग रहे थे और नरेंद्र को परेशान कर रहे थे। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग यानी कि सोना। क्यों, क्योंकि जो मंकीज थे, जो बंदर थे, वो उस घाट पर वर नॉट यानी कि नहीं कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, सो नहीं रहे थे, इसलिए स्लीपिंग विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू ब्लैंक, यानी कि जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट यानी मैंने बताया पुजारी या साधु, जो कि मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने टोल्ड यानी कि बोला, किसको, नरेंद्र को, क्या बोले थे, उन्होंने बोले थे टू, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में फेस द मंकीज, यानी कि इन मंकीज का, इन बंदरों का फेस करना यानी कि सामना करना है। तो जो प्रीस्ट थे, ठीक है, जो पुजारी थे, जो साधु थे, वो नरेंद्र को बोलते हैं कि तुम फेस करो, सामना करो इन मंकीज का, इन बंदर का। क्लियर है। अब चलिए इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज, यानी कि जो नरेंद्र थे, वॉज यानी कि थे, लेटर यानी कि बाद में, लेटर यानी कि बाद में, नोन एज यानी कि लोग उनको जानने लगे, नोन यानी कि जानना। तो नरेंद्र को लोग बाद में जानने लगे, किस नाम से, तो देखिए इसका जो ऑप्शन सी है, स्वामी विवेकानंद। इसलिए देखिए आंसर में भी ऑप्शन सी है, स्वामी विवेकानंद, यानी कि नरेंद्र को लोग बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगे। तो ये हो गया क्वेश्चन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। ठीक है, तो क्वेश्चन सी में क्या बोल रहा है कि अरेंज दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड राइट, सॉरी रीराइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पे जो ये दीज यानी कि ये जो सेंटेंसेस दिए हैं, जो वाक्य दिए हैं, इनको हमको अरेंज करना यानी कि लाइन से जमाना है, वो भी करेक्ट सीक्वेंस यानी कि सही ऑर्डर में, यानी चैप्टर में जो पहले हुआ था वो लाइन पहले लिखना है, ठीक है, और जो बाद में हुआ उसको बाद में लिखना है। तो वही बोला कि एंड यानी कि और, री राइट यानी कि फिर से लिखना है। देखिए राइट यानी होता है लिखना और री राइट यानी होता है फिर से लिखना। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको सही करेक्ट सीक्वेंस में, सही ऑर्डर में आपको फिर से लिखना है। तो चलिए सबसे पहले कौन सा आएगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट में सबसे पहले जो हुआ था ये थर्ड वाला ऑप्शन हुआ था, ये वाला। इसमें क्या लिखा है, जो नरेंद्र था, वॉज यानी कि था, तो नरेंद्र जो था वो वॉकिंग यानी कि घूम रहा था, वॉक कर रहा था, कहाँ पे, अलोंग द घाट, यानी कि उस घाट पर नरेंद्र वॉक कर रहा था। देखिए पहला वही आंसर है। ठीक है, सबसे पहले कहानी में यही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, जो सेकंड है ये हुआ था। क्या हुआ था, ये जो मंकीज थे यानी कि जो बंदर थे वो चेस्ड यानी कि पीछा कर रहे थे, किसका, नरेंद्र का। यानी कि जब नरेंद्र उस घाट पे चल रहा था तो देखिए सेकंड में क्या आया, जो मंकी है, जो बंदर है, वो नरेंद्र को चेस करने लगे यानी कि उसका पीछा करने लगे। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड में क्या हुआ था, ये फोर्थ वाला सेंटेंस क्या है ये, तो उस समय जो नरेंद्र था वो स्टार्टेड यानी कि शुरू करता है, स्टार्ट करना यानी कि शुरू करना, क्या शुरू करता है वो, रनिंग यानी कि दौड़ना शुरू करता है। क्यों, इन फियर यानी कि डर में, डर लग रहा था उसको बंदरों से, तो उस डर के कारण वो नरेंद्र दौड़ना शुरू करता है। देखिए थर्ड में वही सेंटेंस आ गया। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ था, जो फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, द प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी था वो आस्क्ड यानी कि बोलते हैं नरेंद्र को, क्या बोलते हैं नरेंद्र को,
कि टू अटैक, अटैक यानी कि अटैक करो, यानी कि डंडा उठा के मारने की कोशिश करो। किसको? इन मंकीज को, इन बंदरों को। तो जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो नरेंद्र को बोलते हैं कि तुम इन मंकीज पे, इन बंदरों पे अटैक करो। देखिए फोर्थ वाला पॉइंट वही है, राइट है। अब इसके बाद जो फिफ्थ है वो फिफ्थ नंबर पे रहेगा, द मंकीज रैन अवे इन फियर, यानी कि जो मंकीज थे, जो बंदर थे, वो रैन अवे यानी कि भाग जाते हैं, इन फियर यानी कि डर में। तो डर के कारण वो बंदर भाग जाते हैं। तो इसमें आपको कोई आंसर याद नहीं करना है, बस इनको करेक्ट सीक्वेंस यानी कि सही ऑर्डर में, कि पहले कहानी में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे। तो फटाफट एक बार रिकेप कर देता हूँ कि नरेंद्र घाट पे चल रहे थे, तो मंकी जो थे वो पीछा करते नरेंद्र का। फिर नरेंद्र जो है वो डर करके दौड़ना शुरू करते हैं। तब प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी है वो नरेंद्र को बोलते हैं कि इन मंकीज़ पे अटैक करो, और फाइनली जो मंकी थे वो वहाँ से डर करके भाग जाते हैं। अब देखिए लेट्स लर्न में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स केयरफुली। रीड करना यानी कि पढ़ना है। नीचे जो सिंगुलर वर्ड दिए हैं, ठीक है, और जो प्लूरल नाउन्स हैं उनको केयरफुल यानी कि ध्यान से पढ़ना है। देखिए सिंगुलर यानी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक पेन रखी हुई है, ये यहाँ पेंसिल रखी हुई है, तो वो पेन है, ठीक है। और प्लूरल यानी कि बहुत सारी अगर यहाँ पे पेन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं पेन्स। क्या बोलते हैं? पेन्स। तो प्लूरल यानी कि बहुत सारे, प्लूरल यानी कि बहुत सारे, सिंगुलर यानी कि सिंगल चीज़ है। क्लियर है? तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं। तो एग्जाम में क्या होगा कि सिंगुलर आएंगे तो आपको प्लूरल लिखना पड़ेगा, और अगर प्लूरल आएंगे तो सिंगुलर लिखना पड़ेगा। चलो इनको भी देखते हैं। जैसे यहाँ है गर्ल, गर्ल यानी कि लड़की, एक लड़की है तो गर्ल, बहुत सारी लड़की होंगी तो गर्ल्स, आखिरी में एस लगता है। फिर बेबी, बेबी यानी कि एक बच्चा, और बहुत सारे बेबी हैं तो बेबीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबीज़, ठीक है। फिर बॉय, बॉय यानी कि एक लड़का है तो बॉय, और बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज़ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक बस है तो बस, और बहुत सारे बस हैं तो बसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसेस। ऐसी एक मंकी यानी कि एक बंदर है तो मंकी, बहुत सारे बंदर है तो मंकीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंकीज़। ऐसे ही एक वाइफ है, एक पत्नी है तो वाइफ, बहुत सारी पत्नी है तो वाइफ्स बोलते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा रूल बता देता हूँ कि जनरली क्या होता है, जैसे एक पेन थी तो बहुत सारे पेन होंगे तो हम सिंपल एस लगा देते हैं, तो ये तो हमको पता है। लेकिन अगर कहीं पे भी आखिरी में अगर वाई आ रहा है, ठीक है, जैसे कि बेबी में था, है ना, क्या था, BABY, आखिरी में वाई आ रहा है, तो आखिरी का वाई को जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? IES, बेबीज, ठीक है। अब आप होंगे कंफ्यूज, क्यों? आप बोलेंगे सर BOY, बॉय में भी वाई है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, BOY में भी वाई है, और मंकी में भी आखिरी में क्या है? वाई है। फिर हमने यहाँ से जब वाई हटाए तो हमने IES नहीं लगाए, ऐसा क्यों? तो कारण मैं आपको समझाता हूँ। अगर वाई के सामने वोवेल है, वोवेल क्या, देखिए O, वोवेल्स क्या होते हैं? AEIOU, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट, कि AEIOU वोवेल्स होते हैं। तो देखिए वाई के सामने वोवेल है, ये वाई के सामने देखिए क्या है? E वोवेल है। जब सामने वोवेल आता है तो IES नहीं लगाते हैं, सिर्फ S लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिर्फ S। यहाँ पे देखिए बेबी में वाई के सामने B है, वोवेल नहीं है, तब हम IES लगा सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए बस में क्या है? आखिरी में S है, तो आखिरी में जब भी S आता है, ठीक है, S आता है तो क्या लगाते हैं? ES। हालांकि सिर्फ S के लिए ES नहीं लगाते हैं, S हो गया, CH हो गया, O हो गया, ऐसे रूल्स हैं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम समझाएंगे। फिलहाल याद कर लो कि बस में आखिरी में S है, इसलिए जब भी आखिरी में S होता है तो ES आता है। अब यहाँ पे वाइफ का रूल समझते हैं। आखिरी में F होता है या फिर FE होता है, तो जब भी आखिरी में F हो या FE हो, जब इसको हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? VES। देखिए यहाँ पे क्या था? WIFE, तो FE हटा दिए तो WIFE हटाकर आ जाएगा VES, तो वाइव्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी के ऊपर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए। क्या बोल रहा है एक क्वेश्चन में? नाउ, नाउ यानी कि अब राइट करना है, आपको लिखना है करेक्ट प्लूरल, सही प्लूरल, ठीक है। फॉलोइंग यानी कि नीचे जो दिए गए हैं वो नाउन्स हैं, इनके लिए आपको
करेक्ट प्लूरल यानी कि सही प्लूरल लिखना है। चलिए वन बाय वन सबको देखते हैं। देखिए बर्ड है तो क्या हो जाएगा बर्ड्स, एक पक्षी है तो बर्ड, बहुत सारे हैं तो बर्ड्स। अब अगला देखिए क्या है बुश का क्या होता है बुशेस। मैंने क्या बताया आखिरी में एस होता है तो ई एस लगता है, ठीक है। इसके अलावा ओ बताया था, सी एच बताया था और एस एच। तो आखिरी में बुश में क्या है एस एच है तो क्या आ जाएगा ई एस आ जाएगा। फिर अगला देखिए बेंच, जिस पे आप पढ़ते हैं बेंच पर बैठकर, तो बेंच है तो आखिरी में सी एच तो क्या आ जाएगा ई एस यानी कि बेंचेस हो जाएगा। तो बहुत सारी बेंच है तो बेंचेस। फिर क्लास में देखिए आखिर में क्या है एस, तो क्लास है तो वापस से क्या हो जाएगा ई एस आ जाएगा यानी कि क्लासेस यानी कि बहुत सारे क्लास हैं। अब देखिए डोंकी यानी गधा, एक गधा है तो डोंकी और बहुत सारे होंगे तो डोंकीस हो जाएगा। फिर क्या है नाइफ यानी कि चाकू, एक चाकू है तो नाइफ, बहुत सारी होंगी तो नाइव्स। देखिए आखिरी में आ गया एफ ई के एन आई, ये के है तो आखिरी का एफ ही हटा देंगे तो क्या बच जाएगा के एन आई, एफ ही हटता है तो वी ई एस आता है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। अब क्वेश्चन बी की बात करते हैं। यहाँ पे नाउ यानी कि अब राइट करना है, लिखना है करेक्ट सिंगुलर यानी कि सिंगल चीज़ के लिए क्या बोलेंगे वो लिखना है। तो सिंगुलर फॉर्म लिखना है फॉलोइंग यानी कि नीचे जो दिए हैं नाउन्स उसके लिए। चलिए वन बाय वन समझते हैं। चेयर्स यानी कि बहुत सारी कुर्सियाँ, तो सिंगल यानी कि एक कुर्सी के लिए क्या होगा चेयर यानी कि एक कुर्सी। कीज़ यानी कि चाबियाँ, बहुत सारी चाबियाँ हैं, एक चाबी के लिए की। फिर क्या लीव्स यानी कि क्या होता है पत्तियाँ, बहुत सारी पत्तियाँ हैं तो एक पत्ती को हम बोलते हैं लीफ, ठीक है। ऐसी टेबल्स यानी कि बहुत सारी टेबल है तो एक टेबल के लिए टेबल। फिर टिथ यानी कि बहुत सारे दांत, तो एक दांत के लिए क्या बोलते हैं हम टूथ बोलते हैं, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। टिथ यानी बहुत सारे दांत, टूथ यानी कि सिंगल दांत। ऐसी माइस यानी कि बहुत सारे चूहे और माउस यानी कि एक चूहा। तो इस टाइप से हमको सिंगुलर और प्लूरल करना था। अब देखते हैं इसके आगे क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन सी में बोला गया है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं, ये बहुत सारे देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको हमको कंप्लीट करना है यानी कि पूरा करना है। उसके लिए क्या यूज़ करना है एप्रोप्रिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट यानी कि जो सही वर्ड है, एप्रोप्रिएट यानी कि सही, जो सही वर्ड है जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं देखिए, तो जो सही है उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। चलिए वन बाय वन सभी को समझते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है अ ब्लैंक इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। ब्रांच क्या होता है, अगर जो ये पेड़ है तो पेड़ से जो बाजू में निकलती है इसको हम बोलते हैं ब्रांच। तो ये जो ब्रांच है उस पर, ठीक है, ऑन द ब्रांच यानी कि ब्रांच पर, सिटिंग यानी कि बैठा है, अ यानी कि एक कौन बैठा है, ऑप्शन देखिए मंकी या मंकीज। मंकी यानी कि एक बंदर और मंकीज यानी कि बहुत सारे बंदर। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है अ यानी कि एक, तो एक के लिए क्या होता है मंकी बंदर। तो देखिए यहाँ पे आंसर में क्या आ गया मंकी आएगा। क्लियर है, क्योंकि एक अ यानी कि एक की बात हो रही है इसलिए मंकी आएगा। सेकंड में देखिए देयर वर मेनी इन द गार्डन, बीच में है ब्लैंक, तो देयर वर यानी कि यहाँ पे थे, मेनी यानी कि बहुत सारे, इन द गार्डन यानी कि गार्डन में, जो बगीचा होता है गार्डन होता है, तो गार्डन में बहुत सारे थे क्या ट्री यानी कि एक पेड़ और ट्रीज यानी कि बहुत सारे पेड़। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है मेनी यानी कि बहुत सारे, तो बहुत सारे के लिए क्या आएगा ट्रीज, एक तो बोला नहीं है इसलिए ट्रीज देखिए सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है द ब्लैंक गोज टू स्कूल एवरी डे, तो द, अब आगे क्या है देखते हैं। फिर गोज यानी कि जाता है, टू स्कूल यानी कि स्कूल जाता है, एवरी डे यानी कि रोज। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए गर्ल यानी कि एक लड़की और गर्ल्स यानी कि बहुत सारी लड़कियाँ। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि ए भी नहीं बोला है और मेनी भी नहीं बोला है, तो किसको सिलेक्ट करें। तो अब मैं समझाता हूँ, ये गोज जो है ये क्या है वर्ब है, यानी कि जहाँ पे काम होता है ना कि काम क्या हो रहा है जाना, तो वर्ब है। जब भी वर्ब में, जैसे वर्ब है गो, तो इसमें जब भी अगर एस या फिर ई एस लगता है, यहाँ पे क्या लगा है देखिए गो के साथ ई एस लगा है, तो जब भी ई एस होता है यानी कि वो सिंगल के लिए होता है। किसके लिए होता है सिंगल के लिए होता है, ठीक है। तो सिंगल यानी कि एक लड़की यानी कि गर्ल, इसलिए देखिए आंसर में क्या है गर्ल आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके फोर्थ क्वेश्चन में देखिए
देयर वॉज अ, देयर यानी कि वहाँ पे, वॉज यानी थी या था, ए यानी कि एक, वहाँ पे था एक, इन द गार्डन यानी कि गार्डन में। अब देखिए अ आ गया, अ यानी कि एक, तो एम ए एन यानी कि मैन यानी कि एक आदमी, और अगर एम ई एन आ गया, ई यानी कि बहुत सारे आदमी, तो एक आदमी के लिए एम ए एन मैन। अब देखिए यहाँ पे ए आ गया था, ए यानी कि एक, तो एक के लिए मैन, तो मैन विल बी राइट आंसर, इसलिए ब्लैंक में आ जाएगा मैन। क्लियर है। फिफ्थ में देखिए फिर से आ गया अ यानी कि एक, लीव्स इन अ कैनल, कैनल क्या होता है, जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, जहाँ रहते हैं उसके घर को बोलते हैं कैनल। तो कैनल में लीव्स यानी कि रहते हैं कौन, अब अ बोल दिया, अ यानी कि एक के लिए डॉग आएगा, क्या आएगा, डॉग, और डॉग से बहुत सारे कुत्ते, पर क्योंकि क्वेश्चन में ए आ गया है, ए यानी कि एक, तो एक के लिए क्या आएगा, एक के लिए आएगा डॉग। ठीक है, तो देखिए आंसर में भी आ गया डॉग। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, लेट्स टॉक वाले क्वेश्चन। अब इस लेट्स टॉक में क्या है इसको भी देखते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस, क्या बोल रहा है ये, रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली, यानी कि रीड करना है आपको, पढ़ना है, दीज यानी कि ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इसको केयरफुली यानी कि बहुत ही ध्यान से। तो इन सेंटेंसेस को, वाक्यों को आपको केयरफुली पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलो पढ़ के देखते हैं। देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, यानी कि जो क्लास है उसमें वन यानी कि एक, ओनली यानी कि सिर्फ, तो सिर्फ एक, तो क्लास में सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड जो है, देयर इज यानी कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्लास में सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए देयर आर, यानी कि देयर आर यानी कि यहाँ पे है, मेनी यानी कि बहुत सारे, चेयर्स कुर्सियाँ, इन द रूम यानी कि रूम में, कमरे में बहुत सारी कुर्सियाँ हैं। तो इसको पढ़ के एक चीज़ हमको समझ में आई, जब एक की बात होती है तो देयर इज आता है, और मेनी यानी कि बहुत सारे की जब बात होती है तो देयर आर आता है। तो देयर इज हो गया एक तो, ठीक है, देयर इज यानी कि वन के लिए, ठीक है, और देयर आर क्या था दूसरा, देयर आर जो है वो मेनी यानी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, नाउ यानी कि अब, टॉक करो यानी कि बात करो, अबाउट यानी इस बारे में, द थिंग्स यानी कि जो चीज़ें दी हुई है, ठीक है, नीचे चीज़ें दी हुई है तो उसमें यूज़ करना है एबो यानी कि जो ऊपर ये पैटर्न दिया हुआ है ना, इसको यूज़ करके आपको लिखना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है ए क्वेश्चन में। ए टेबल इन द रूम, यानी कि रूम में एक टेबल है, तो एक के लिए क्या लगता है, देयर इज, क्या लगता है, देयर इज। तो देखिए सामने आएगा देयर इज, यानी कि यहाँ पे एक टेबल है रूम में। क्लियर है। बी में देखिए बुक्स, यानी कि बहुत सारी किताबें हैं, ऐसा क्या ना, बुक होता तो एक किताब, बुक्स यानी कि बहुत सारी किताबें हैं, ऑन द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर। जब बहुत सारे हैं तो क्या आता है, देयर आर, क्या आता है, देयर आर। देखिए सामने क्या लिखेंगे, देयर आर, बाकी क्वेश्चन से ये बुक्स ऑन द टेबल। क्लियर है। अब इसके सी क्वेश्चन को देखिए, काऊ इन द शेड, तो जो काऊ है, जो गाय है, एक ही गाय है इसलिए काऊ लिखा है, बहुत सारी गाय होती तो क्या होता, काउज होता, लेकिन काउज नहीं है, काऊ है। अब काऊ यानी गाय जहाँ रहती है उसको बोलते हैं शेड, क्या बोलते हैं, शेड। तो शेड में जो गाय है वो एक ही है, एक के लिए क्या आता है, देयर इज आता है। तो देखिए क्या गया, देयर इज, बता दो ए यानी कि एक काऊ है शेड में। क्लियर है। अब इसके डी क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो डी क्वेश्चन में दिया है अ हॉर्स इन द स्टेबल, अ यानी कि एक हॉर्स यानी कि घोड़ा है, कहाँ पर है, इन द स्टेबल। तो घोड़ा जहाँ रहता है उस जगह को बोलते हैं अस्तबल, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबल। अब एक है, अ के लिए आता है देयर इज आता है, तो लिखेंगे देयर इज, बाकी क्वेश्चन से ये अ हॉर्स इन द स्टेबल। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं ई क्वेश्चन की। अ पैरट इन द केज, केज यानी क्या होता है, पिंजरा, तो पिंजरे में अ यानी कि एक, पैरट यानी कि तोता है, एक के लिए क्या आता है, देयर इज आता है। तो हो जाएगा देयर इज अ पैरट इन द केज, यानी कि यहाँ पे है एक तोता। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा एक और सेक्शन ख़त्म। इसके बाद क्या है, लेट्स रीड है। चलो इसको पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट, यानी कि रीड करना है, पढ़ना है आपको। फॉलोइंग यानी कि जो नीचे दिया हुआ जो ये पैसेज है, पैसेज मतलब ये जो पैराग्राफ है, पैसेज का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ। केयरफुली यानी कि बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इस पैराग्राफ को, एंड यानी कि और, फिर आंसर देना है आपको जो क्वेश्चंस यानी कि जो सवाल है, जो क्वेश्चंस है, ये नीचे क्वेश्चंस है, गिवन यानी कि दिए हुए, अंडर इट यानी कि इसके नीचे।
तो इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं इनके फिर आपको आंसर देना है। अब सबसे पहले पैसेज यानी कि पैराग्राफ में क्या बोला गया है इसको समझते हैं। तो गुड मैनर्स यानी कि अच्छी आदतें, ठीक है, अच्छी आदतें शोन यानी कि दिखती है, नॉट ओनली ना केवल, इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में, यानी कि जो आप चीज़ बोलते हो, जो वर्ड्स आप बोलते हो, जो शब्द आप बोलते हो, उसमें शोन यानी कि दिखता नहीं है सिर्फ, ठीक है। वापस समझाता हूँ कि आप जो बोलते हैं सिर्फ आपके बोलने में ही नॉट यानी कि नहीं, शोन यानी कि दिखते हैं आपके अच्छे मैनर्स, अच्छी आदतें, यानी कि आपके सिर्फ बोलने में ही आपके अच्छे मैनर्स, अच्छी आदतें नहीं दिखती है, बट यानी कि लेकिन इन डीड्स यानी कि जो आप काम करते हो, डीड्स यानी क्या होता है, काम, जो आप काम करते हो उसमें भी एज वेल यानी कि उसमें भी आपकी अच्छे आदत यानी कि गुड मैनर्स दिखते हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, तो जो सिर्फ आप बोलते हैं उसमें ही आपकी अच्छी मैनर्स, अच्छी आदतें नहीं दिखती है, बल्कि काम जो आप करते हैं उसमें भी आपके अच्छे मैनर्स, गुड मैनर्स दिखते हैं। फिर बोला गया द डीड्स यानी कि जो काम आर रियली मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स। तो जो आप डीड्स यानी कि जो काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो रियली यानी कि सच में मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके वर्ड्स यानी कि आपकी बातों से भी ज़्यादा। तो आपकी बातों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपके डीड्स, आपके काम। आगे बोला गया है इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, क्राउडेड यानी कि जहाँ पे भीड़ होती है, स्ट्रीट यानी कि गली, तो जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, ठीक है, क्राउड होता है, भीड़ होता है, उस गली में, उस स्ट्रीट में, वेन यानी कि जब, समवन यानी कि कोई भी, हेल्प्स यानी कि हेल्प करता है, मदद करता है एक ब्लाइंड मैन की, ब्लाइंड मैन यानी कि जिसकी आंखें नहीं होती है, अंधा होता है। तो अगर कोई उस भीड़ वाली गली में कोई भी जब एक ब्लाइंड मैन की, अंधे आदमी की मदद करता है, या फिर एन ओल्ड यानी कि बूढ़े आदमी की हेल्प करता है, या फिर एक फीबल मैन, अभी फीबल मैन का मतलब क्या होता है, कमज़ोर व्यक्ति, फीबल मैन यानी कि कमज़ोर व्यक्ति या कमज़ोर आदमी की जब कोई हेल्प करता है, तो उस समय पे एक्रॉस द स्ट्रीट यानी कि जो स्ट्रीट है, जो गली है, उसको एक्रॉस यानी कि पार करने में, थ्रू हैवी ट्रैफिक, वहाँ पे हैवी ट्रैफिक था, तो थ्रू यानी कि उस हैवी ट्रैफिक से जब उस गली को पार करने के लिए जब कोई एक ब्लाइंड मैन यानी कि अंधे आदमी की, या किसी ओल्ड यानी कि बूढ़े आदमी की, या फीबल मैन यानी कि कमज़ोर आदमी की मदद करता है, तो इट इज़ एन इंस्टेंस, ये एक इंस्टेंस है, इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल है, उदाहरण है गुड मैनर्स का, अच्छी आदत का। दैट यानी कि जो कि स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट, यानी कि ये जो है काइंड हार्ट यानी कि दिल, और काइंड यानी कि एक दयालु या फिर अच्छे दिल की, जो है अच्छा दिल से ही ये स्प्रिंग्स यानी कि पैदा होता है, निकलता है, यानी कि जिसका दिल अच्छा होता है उसके दिल से ही ऐसे काम होते हैं। आगे बोला गया है वी मस्ट सिमिलरली शो गुड मैनर्स व्हेन वी गो टू पार्क्स। तो वी यानी हम सभी को, मस्ट यानी कि जरूरी करना चाहिए, क्या, सिमिलरली यानी कि ऐसे ही हमको शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए हमारे गुड मैनर्स यानी कि अच्छी आदतें। वो भी कब, व्हेन यानी कि जब, वी यानी कि हम लोग, गो टू यानी कि जाते हैं, पार्क्स यानी कि बगीचे वगैरह जाते हैं, या गार्डन में जाते हैं, या जो भी पब्लिक प्लेस है, या कोई भी प्लेस जहाँ भी पब्लिक होती है, अगर हम जाते हैं तो हमको ऐसे अच्छे काम करना चाहिए। दे आर स्पॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो ये जहाँ पे ऐसे काम होते हैं, तो ये दे यानी कि वे, जो ये स्पॉट्स हैं, जो जगह हैं, ये नेचुरल ब्यूटी के जो प्लेस हैं, यानी कि देखिए कोई भी प्लेस पे जहाँ आप जाते हो, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी होती है, ठीक है, जहाँ पे भी सुंदरता दिखती है, जैसे हरियाली दिखती है, जैसे गार्डन में पेड़ पौधे दिखते हैं, तो जहाँ पे भी नेचुरल ब्यूटी है, तो वहाँ पे पीपल यानी कि लोग जो हैं, गो देयर, वहाँ पे जाते हैं। क्यों जाते हैं, फॉर यानी के लिए, अ लिटिल यानी कि थोड़ी सी, अ लिटिल यानी कि थोड़ी सी, पीस यानी कि शांति के लिए जाते हैं। तो लोग नेचुरल ब्यूटी वाले प्लेस पे क्यों जाते हैं, शांति के लिए। एंड यानी कि और, टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स यानी जो आसपास की जो ब्यूटी है, सराउंडिंग का मतलब ही होता है कि आसपास, तो आसपास में जो भी ब्यूटी है, जो सुंदरता है, जो भी ब्यूटी है, उसको एंजॉय करने के लिए लोग ऐसे नेचुरल ब्यूटी वाले प्लेस पे जाते हैं। दे वेंट टू फॉरगेट फॉर अ वाइल द वरीज ऑफ देयर डेली लाइफ, यानी कि दे यानी कि वे लोग, वॉन्ट यानी चाहते हैं, टू फॉरगेट यानी कि भूलना, वो भूलना चाहते हैं, फॉर अ वाइल यानी कि कुछ समय के लिए, जो उनकी वरीज हैं, जो उनकी चिंताएं हैं,
जो उनकी परेशानियाँ हैं उनको भूलना चाहते हैं। अभी जो वरीज़ हैं, जो चिंताएँ, वो क्या है? देयर डेली लाइफ, यानी कि देयर यानी कि उनकी जो डेली यानी कि रोज़ की जो लाइफ है, रोज़ का जो जीवन है, उसकी वरीज़ को, चिंताओं को भूलना चाहते हैं। इट इज़ नॉट राइट to spoil the beauty of these places by throwing bits of paper or skins of bananas around and rob other of their peace by making noise। इसका मतलब क्या हुआ? तो इट इज़ नॉट राइट यानी कि ये सही नहीं है कि हम स्पॉइल कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं दीज प्लेसेस, यानी कि ऐसी प्लेसेस की ब्यूटी, सुंदरता को अगर हम ख़राब कर रहे हैं। अब ख़राब कैसे हो जाएगी? अगर हम थ्रोइंग यानी फेंकेंगे, बिट्स ऑफ पेपर यानी कि पेपर के, कागज़ के बिट्स यानी कि टुकड़े अगर ऐसी जगह पे फेंकेंगे तो उनकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। या ऐसी जगह पे अगर हम बनाना यानी कि जो केले होते हैं उसके स्किन्स यानी कि जो छिलके होते हैं, ठीक है, स्किन्स यानी कि छिलके, तो केले के छिलके भी अगर फेंकेंगे तो नेचुरल ब्यूटी ख़राब हो जाएगी। और हम ये कहाँ फेंकते हैं? अराउंड यानी कि वहीं पे आसपास में ये कचरा फेंकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हम ऐसा काम करते हैं तो इससे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे फिर मेकिंग नॉइस यानी कि हल्ला भी करते हैं, ठीक है, हल्ला भी करते। तो उससे क्या होता है, जो उनकी पीस है, जो शांति है, वो भी रॉब यानी कि छीन ली जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो शांति के लिए आए थे, ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे नॉइस कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, जोर जोर से चीख रहे हैं, तो हमने उनकी जो पीस है, शांति, वो रॉब कर ली, यानी कि चोरी कर लिए, चुरा लिए, जो कि ये सही नहीं है। तो कचरा फेंकना भी सही नहीं है और हल्ला करना भी सही नहीं है। तो आगे बोला गया है, कंसिडरेशन फॉर अदर्स रिक्वायर्स दैट वी शुड डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी एंड पीस ऑफ दीज प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अदर्स यानी कि दूसरों, फॉर यानी के लिए, तो दूसरों के लिए अगर हम कंसीडर करें, दूसरों की तरफ अगर हम देखें, यानी कि दूसरों को अगर हम समझें, कंसीडर करने यानी कि अगर हम उनको समझ रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, तो रिक्वायर्स यानी कि ज़रूरत है, हमको क्या करना चाहिए? हमको वी शुड डू, वी यानी कि हमको, शुड डू यानी करना चाहिए, एवरीथिंग यानी कि हर वो चीज़ जो कि हमारे पावर में है, पावर यानी कि जो हमसे हो सकता है, ठीक है, तो जो हमसे हो सकता है वो करना चाहिए, ताकि टू प्रिजर्व यानी कि हम बचा सकें या फिर रोक सकें क्या, इस नेचुरल ब्यूटी को। तो नेचुरल ब्यूटी बनी रहे, उसके लिए जो हमसे हो सकता है हमको करना चाहिए। उसके अलावा दीज प्लेसेस यानी कि जो प्लेसेस हैं, इसकी पीस यानी कि शांति बनी रहे, उसके लिए भी जो हमसे हो सकता है हमको करना चाहिए। तो ये था इस पैसेज का मतलब। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स, यानी कि व्हाट यानी क्या, इज़ यानी कि है, मोर इम्पोर्टेंट यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन वर्ड्स से भी ज़्यादा। अब हमको इसी पैसेज से ढूंढना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमको ढूंढना कैसे होता है। ये ढूंढिए, यहाँ पे कहाँ लिखा है, मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स, देखिए लिखा है मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स, सेंटेंस खत्म। अभी सेंटेंस शुरू कहाँ से हुआ, पीछे जाइए यहाँ से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो डीड्स हैं, जो हमारे काम हैं, वो सच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वर्ड से, शब्दों से। क्लियर है? अब देखिए बी क्वेश्चन, देखिए क्या है, व्हाट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट, जो हार्ट है, दिल है, जो कि काइंड है, दयालु है, या जो अच्छा दिल है, उस फ्रॉम यानी कि से, स्प्रिंग्स यानी कि जन्म लेता है, पैदा होता है, व्हाट यानी क्या। अब इसका आंसर भी हम आपको यहीं से ढूंढ के दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको क्वेश्चन में यही ढूंढना होगा, स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट, देखिए ये है काइंड हार्ट फ्रॉम अ स्प्रिंग्स है। अभी स्टार्ट कहाँ से हुआ है, देखिए आगे बढ़ते जाइए, सेंटेंस शुरू हुआ है, ये कॉमा से देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मेन आंसर यहीं से, गुड से ही है कि जो गुड मैनर्स होते हैं, यानी कि जो अच्छी आदतें होती है, उसी से जन्म लेता है काइंड हार्ट। देखिए वही लिखा है कि जो गुड मैनर्स होते हैं, बाकी तो क्वेश्चन से ये स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट, तो जो अच्छी आदतें हैं वहीं जन्म लेते हैं ऐसे अच्छे दिल, ठीक है, या फिर अच्छे दिल से, आई मीन टू से, जिसका दिल अच्छा होता है वहीं से गुड मैनर्स यानी कि अच्छी आदतें जन्म लेती हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन सी में बोला गया है, व्हाट शुड वी डू टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पैसेज। इसका मतलब क्या है, व्हाट यानी क्या, शुड वी यानी हमको, डू यानी करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, टू प्रिजर्व यानी कि बचाने के लिए इस नेचुरल ब्यूटी को, ये जो नेचुरल ब्यूटी, जो सुंदरता है, इसको बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ये नेचुरल ब्यूटी कहाँ की बचाना है, उन प्लेसेस की जो कि मेंशन यानी कि बताई गई है, मेंशन यानी कि बताई गई है इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में। तो सेम आपको यहीं पे मिल जाएगा आंसर। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ आंसर कि इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है कि हम स्पॉइल करते हैं
ख़राब करते हैं जो ब्यूटी है ऐसे प्लेसेस की, उसके लिए हम यहाँ पे थ्रो करते हैं, फेंकते हैं कागज़ के टुकड़े और जो छिलके होते हैं बनाना के अराउंड यानी कि आसपास। और ऐसे प्लेसेस में अगर हम नॉइज़ कर रहे हैं, मेकिंग नॉइस यानी कि हल्ला कर रहे हैं, तो उनकी जो पीस है, जो शांति है, वो हम रॉब कर दे रहे हैं, यानी कि छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो यही तो पूछा गया था कि यहाँ पे हमको बोला गया है कि हमको व्हाट शुड वी डू, यानी कि वी डू यानी कि हमको करना चाहिए, क्या करना चाहिए अगर हमको प्रिजर्व करना है, बचाना है। क्या बचाना है? जो प्लेसेस यहाँ पे बताए गए नेचुरल ब्यूटी, तो हमको क्या करना चाहिए? तो पहले तो हमको करना चाहिए कि जो हम कचरा फेंकते हैं, ठीक है, या छिलके फेंकते हैं बनाना के, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ये करना सही नहीं है। और जो हम नॉइज़ करते हैं, हल्ला करते हैं, तो जैसे कि दूसरों की शांति भंग हो जाती है, तो ये भी हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वही तो पूछ रहा है कि हमको इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर हम नहीं फेंकेंगे कचरा और हल्ला नहीं करेंगे, तो जो नेचुरल ब्यूटी है वो प्रिजर्व हो जाएगी, ना कि बच जाएगी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन डी में क्या बोला गया है, वाई डू द पीपल गो दिस प्लेसेस। वाई यानी कि क्यों जो पीपल हैं, जो लोग हैं, गो यानी कि जाते हैं, दिस प्लेसेस यानी कि ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं। तो लोग ऐसे प्लेसेस पे क्यों जाते हैं? आंसर में देखिए, पैसेज में भी आंसर था कि जो पीपल है, जो लोग हैं, गो यानी कि जाते हैं, देयर यानी कि वहाँ पे, फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए? अ लिटिल पीस यानी कि थोड़ी सी शांति के लिए, और इन्जॉय करने जाते हैं सराउंडिंग यानी कि आसपास की जो ये ब्यूटी है, जो सुंदरता है, इसको इन्जॉय करने के लिए लोग ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं। यही अभी में समझे भी थे, राइट। क्वेश्चन ई में क्या बोला गया है, वाई शुड वी हैव गुड मैनर्स, यानी कि वाई यानी कि क्यों, शुड वी हैव यानी कि हमारे पास होने चाहिए, गुड मैनर्स यानी कि अच्छी आदतें। तो हमारे पास अच्छी आदतें क्यों होना चाहिए? अब इसका आंसर सेम तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि बाय हैविंग यानी कि अगर हमारे पास होगा क्या, गुड मैनर्स यानी कि अच्छी आदतें, तो वी कैन यानी कि हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हेल्प, मदद कर सकते हैं, टू अदर्स यानी कि दूसरों की, जिनको नीडी, जिनको ज़रूरत है हमारी हेल्प की। तो नीडी यानी कि जिनको ज़रूरत है हमारी हेल्प की, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड जो हेल्पलेस पर्सन होते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन जो कि हेल्पलेस होते हैं। हेल्पलेस क्यों? क्योंकि वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, जैसे चलने में दिक्कत होती है, उनको दिखता नहीं है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है उसको बोलते हैं हेल्पलेस पर्सन। तो ऐसे पर्सन की हम अगर हेल्प करेंगे, यानी कि हमारे पास गुड मैनर्स है। एंड वी कैन प्रिजर्व यानी कि हम बचा सकते हैं क्या, जो नेचुरल ब्यूटी है इन पब्लिक प्लेसेस की, जहाँ पे पब्लिक जाती है, और ऑल्सो यानी कि भी, यानी कि इन पब्लिक प्लेसेस की भी जो नेचुरल ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसको हम बचा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया लेट्स रीड का। अब लेट्स राइट का देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन ए में बोला गया है, राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, 1 इज डन फॉर यू। यानी कि राइट करना है, लिखना है 5 सेंटेंसेस यानी कि 5 सेंटेंस लिखना है। उसके लिए यूज़ करना है जो वर्ड्स यानी कि शब्द दिए हैं, ये फ्लावर, वाटर, प्लांट्स, एयर, राइस। तो इन वर्ड्स के ऊपर आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। गिवन यानी कि दिए हैं, बिलो यानी कि नीचे, बिलो यानी कि नीचे। तो नीचे जो वर्ड्स दिए हैं इनको यूज़ करके आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। और 1 इज़ डन फॉर यू एग्जाम में कभी नहीं आता है, बस आपको यही करना है कि 5 सेंटेंस लिखना है। तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्लावर के लिए, कि देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, यानी कि जो गार्डन है, बगीचा है, उसमें देयर आर यानी कि यहाँ पे है, फ्लावर्स यानी कि बहुत सारे फूल्स। फिर क्या है, वाटर, वाटर यानी पानी, देयर इज़ वाटर इन द ग्लास, देयर इज़ यानी कि यहाँ पे है, वाटर यानी कि पानी, कहाँ पे, इन द ग्लास, कि ग्लास में पानी है। क्लियर है? अब थर्ड क्या है, प्लांट्स, प्लांट्स यानी कि पौधे। तो देयर आर मेनी प्लांट्स इन द गार्डन, यानी कि जो गार्डन है वहाँ पे देयर आर यानी कि यहाँ पे है, मेनी यानी कि बहुत सारे, प्लांट्स यानी कि पौधे। तो गार्डन में यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। इसके बाद क्या है, एयर, एयर यानी कि हवा। तो एयर इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, यानी कि आवर यानी कि हमारी जो लाइफ है, जो जीवन है, फॉर यानी के लिए, तो हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी है यानी कि ज़रूरी है क्या, एयर, एयर यानी कि हवा। तो हवा हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो हम मर जाएंगे। तो जो एयर है, जो हवा है, वो बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। फिफ्थ क्या है, राइस, राइस यानी कि चावल। तो देयर इज़ राइस इन द प्लेट, यानी कि जो प्लेट है उस प्लेट में, इन यानी कि में, राइस यानी कि चावल, देयर इज़ यानी कि यहाँ पर है। तो यहाँ पे चावल है, कहाँ पे, प्लेट में। तो इस तरीके से आपको सिंपल
करना था। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बी में क्या बोला गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 2 days लीव। तो यानी कि राइट करना यानी कि लिखना है, एन एप्लीकेशन यानी कि एक एप्लीकेशन लिखना है, टू यानी को, किसको लिखना है, योर हेडमास्टर, स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं, मेन मास्टर होते हैं, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। फॉर यानी के लिए, किस चीज़ के लिए लिखना है, 2 days यानी कि 2 दिन की, लीव यानी कि छुट्टी चाहिए। तो 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है आपके हेडमास्टर को। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पैटर्न दिया है ऐसा नहीं है, सबसे पहले आता है टू। क्या आता है, टू यानी किसको लिख रहे हैं, तो फिर आएगा द हेडमास्टर। क्या आएगा, द हेडमास्टर। क्या आएगा यहाँ पे, हेडमास्टर। तो जिसको लिख रहे हैं उसको लिखना पड़ता है, तो हम हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो टू द हेडमास्टर। फिर यहाँ पे आता है स्कूल का नेम, उसके ठीक नीचे। अब स्कूल का नेम जो भी आपका है वो लिख सकते हैं, मान लेते हैं गवर्नमेंट, GOVT गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, ये एच है, सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, स्कूल एंड देन बालाघाट। क्या लिख देंगे, बालाघाट, ठीक है। अगर आप बालाघाट के तो बालाघाट लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे। तो स्टार्ट ऐसे करना पड़ता है, टू द हेडमास्टर, फिर जो स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। इसके नीचे क्या आता है, फिर आता है सब्जेक्ट। देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि टॉपिक, कि किस चीज़ के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो लीव एप्लीकेशन ड्यू टू फीवर, लीव यानी कि छुट्टी का हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ड्यू टू यानी कि कारण क्या है, कि हमको फीवर यानी कि बुखार आ गया, तो बुखार आ गया है इस कारण से हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आगे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, अगर आपके हेडमास्टर सर हैं तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, और अगर मैडम है तो रिस्पेक्टेड मैडम। दोनों नहीं लिखेंगे, मान लेते हैं अभी सर हैं तो ये मैडम नहीं लिखेंगे, और अगर मैडम है तो मैडम लिखेंगे, सर नहीं लिखेंगे। तो रिस्पेक्टेड क्यों, क्योंकि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। अब है आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ 2 days लीव ऑफ अब्सेंस फ्रॉम स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। आई यानी मैं, एम यानी कि हूँ, तो मैं जो हूँ राइटिंग यानी कि लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, टू रिक्वेस्ट, आपको रिक्वेस्ट करने के लिए कि 2 days यानी कि 2 दिन की, लीव यानी कि छुट्टी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं अब्सेंस यानी कि अब्सेंट मानने वाला हूँ, यानी कि स्कूल नहीं आने वाला हूँ। कहाँ पे, फ्रॉम स्कूल, तो स्कूल से मैं अब्सेंट होने वाला हूँ। अभी कब से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम, कब से शुरू कर रहा हूँ अब्सेंट करना, तो जो भी स्टार्टिंग डेट है। तो मान लेते हैं आज 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त और 2026 से 8 हुए ना, एंड 26 26, तो 5 अगस्त 26 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 कब तक चाहिए, एंड डेट के बदले क्या लिखेंगे हम, 5 और 6, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 6 क्या आएगा, 6 अगस्त 2026 आ जाएगा। बिकॉज यानी क्योंकि, अब हम कारण बता रहे हैं कि हम छुट्टी क्यों मार रहे हैं। तो बिकॉज यानी क्योंकि, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम यानी कि मैं जो हूँ, वो सफरिंग यानी कि परेशान हूँ, फ्रॉम फीवर यानी कि बुखार से, तो मैं बुखार से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आई हैव बीन एडवाइज बाय माई डॉक्टर टू टेक रेस्ट एंड रिकवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव बीन यानी कि जो मुझे है वो एडवाइस की गई है, सलाह दी गई है। किसने सलाह दिया है, बाय माई डॉक्टर, यानी जो मेरे डॉक्टर हैं उसने मुझे सलाह दिया है। टू टेक यानी कि लो, रेस्ट यानी कि आराम, यानी कि आराम लो, और रिकवर हो जाओ यानी कि जल्दी से ठीक हो जाओ। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी दिस लीव। तो आई यानी मैं, काइंडली यानी कि दया करके आपसे, दया की उम्मीद में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू यानी कि आपको, कि टू ग्रांट मी यानी कि मुझे, ग्रांट यानी कि दे दीजिए, दिस लीव यानी कि, दिस यानी कि ये, और लीव यानी कि छुट्टी, यानी कि दया करके आप मुझे इस छुट्टी को देने की कृपा करेंगे, या मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये जो छुट्टी है मुझे दे दीजिए। योर फेथफुली, योर फेथफुली यानी कि आपका भरोसेमंद या आपकी बातों पर विश्वास करने वाला। फिर योर नेम यहाँ पे नहीं आएगा, ये नीचे आएगा, जो भी आपका नाम है। मान लीजिए आपका नाम है दक्ष तेजवानी, तो लिखेंगे DAK, ठीक है, DAKSH। मैं इधर देता हूँ फिर से, DAKSH देन तेजवानी, जो भी आपका नाम है आप लिख लेना। फिर योर नेम के बाद क्या आता है, क्लास कौन से के हो, तो क्लास क्या लिखेंगे, क्लास 5th या 5 लिखेंगे। तो इस टाइप से आपको जो ये एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, क्लियर है। अब लेट्स डू इट का एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन सेपरेटली। कि मेक यानी कि बनाओ एक लिस्ट, एक लिस्ट बनाना है किस चीज़ की, काउंटेबल यानी कि जिसको आप गिन सकते हो, और अनकाउंटेबल यानी कि जिसको आप गिन नहीं सकते हो, ऐसे नाउन्स यानी कि ऐसी चीज़ों की, सेपरेटली यानी कि अलग अलग।
तो एग्जाम में आ सकता है कि कोई भी 5 काउंटेबल नाउन के नाम लिखो और 5 अनकाउंटेबल चीज़ों के नाम, तो 5-5 आप याद कर लेंगे। तो देखिए काउंटेबल में क्या क्या लिखा है, गर्ल यानी कि लड़की, बॉय यानी कि लड़का, एग यानी कि अंडा, मैन यानी कि आदमी, गोट यानी कि बकरी। 5 हो गए, आप जितने भी चाहो याद कर सकते हो, काऊ यानी गाय। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल में देखिए ब्यूटी, ब्यूटी यानी कि सुंदरता, इसको गिन नहीं सकते, कैटल को जाने दो, है ना, छोड़ो इसको। मिल्क यानी कि दूध, दूध को आप गिन नहीं सकते, 1 2 3 ऐसे नहीं गिन सकते ना। वाटर यानी कि पानी को भी नहीं गिन सकते, ऑयल यानी कि तेल को भी नहीं गिन सकते, ठीक है। देन फ्यूल, फ्यूल यानी कि जो पेट्रोल डीजल गाड़ियों में डलवाते हैं, इसको भी हम गिन नहीं सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे शुगर हो गया, शक्कर हो गया, तो आप कोई भी मतलब 5 कर ली बहुत है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।